नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वीडियो को शेयर करने से मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सकेंगे और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो हम यहाँ पे लेके आए हैं उसका फायदा उठा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब एल्प्राजोलम फॉर ए क्लाइंट विद एक्यूट एंजाइटी। द नर्स टू टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिजिशियन ने एल्प्राजोलम एक दवाई है जो प्रिस्क्राइब की है एक क्लाइंट को जो एक्यूट एंजाइटी से सफर कर रहा है। एल्प्राजोलम दवाई है, मरीज को एक्यूट एंजाइटी हुई है, तो एल्प्राजोलम जिस मरीज को प्रिस्क्राइब हुई है एक्यूट एंजाइटी के लिए, उसको नर्स क्या टीच करेगी, क्या चीज अवॉइड करना है? सन एक्सपोजर, ड्रिंकिंग बियर, ईटिंग चीज, टेकिंग एस्प्रिन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एल्प्राजोलम दवाई प्रिस्क्राइब की है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है एल्प्राजोलम के साथ में? फटाफट से जवाब लिखिएगा। सन एक्सपोजर, ड्रिंकिंग बियर, ईटिंग चीज, टेकिंग एस्प्रिन। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत बढ़िया, ड्रिंकिंग बियर इज द करेक्ट वन। जो भी मरीज एल्प्राजोलम ले रहा है उसको एल्कोहल जो है उसका इंटेक नहीं करना है। जो मरीज एल्प्राजोलम ले रहा है उसको एल्कोहल का इंटेक नहीं करना है। एल्कोहल जो होता है उसकी वजह से उसका दवाई के ऊपर पोटेंशिएट इफेक्ट होता है और जो दवाई के पोटेंशियलिटी को बढ़ा देता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो एल्कोहल वहां पे साथ में नहीं लेना होता है, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन जो है सन एक्सपोजर और जो है टेकिंग एस्प्रिन का संबंध एल्प्राजोलम से नहीं है। सी ऑप्शन जो है चीज जो होती है वो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, मायोस दवाई जो ली जाती है, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, इन दवाइयों के साथ में आप चीज ईट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ड्रिंकिंग बियर, इनटेक ऑफ एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is instructing a post-operative client on the use of an incentive spirometer. The nurse knows that the correct use of the incentive spirometer is directly related to the मरीज पोस्ट ऑपरेटिव है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करने का पेशेंट को बोला गया। नर्स जानती है कि इस इंसेंटिव स्पायरोमीटर का करेक्ट यूज क्या है, किससे संबंधित है। फर्स्ट है प्रमोट करना क्लाइंट के सर्कुलेशन को, सेकंड है प्रिपेयर करना क्लाइंट को एम्बुलेशन के लिए, थर्ड है स्ट्रेंथनिंग करना क्लाइंट की मसल को और लास्ट है इंक्रीज करना क्लाइंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट को। इंसेंटिव स्पायरोमीटर, फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या कारण है, क्या चीज करेक्ट है इंसेंटिव स्पायरोमीटर के यूज के बारे में? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है उसका यूज का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वी जस्ट वांट टू इंक्रीज क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी एफर्ट। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है उसका यूज जो होता है डायरेक्टली किससे संबंधित है? क्लाइंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट से संबंधित है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो है इंसेंटिव स्पायरोमीटर में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर के करेक्ट यूज को, इसलिए वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर के यूज को अफेक्ट नहीं करता है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is assisting the physician with the insertion of an esophageal tamponade. Before insertion, the nurse should फिजिशियन को असिस्ट कर रही है नर्स, क्या चीज इंसर्ट करने के लिए? इसोफेजियल टेम्पोनेड। इसको इंसर्ट करने से पहले नर्स क्या करेगी?
बिफोर इंसर्जन ऑफ इसोफेजियल टेम्पोनेट एज ए नर्स आप क्या करेंगे? इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल बैलून, measure from the tip of the client's nose to the xiphoid process, explain to the client that the tube will remain in place for 5 to 7 days, insert a nasogastric tube for gastric suction। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंसेंटिव इसोफेजियल टेम्पोनेट इंसर्ट करने से पहले एज ए नर्स आप क्या करेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। इसोफेजियल टेम्पोनेट बिफोर इंसर्जन एज ए नर्स आप क्या करेंगे? एज ए नर्स आप क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है। द करेक्ट आंसर इज ए, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल बैलून। देखिएगा, जो गैस्ट्रिक और इसोफेजियल बैलून है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, वो डिफेक्टिव तो नहीं है, इसका पहले पता लगाना जरूरी है। आपने अंदर डाल दिया और वो डिफेक्टिव है, प्रेशर वाला काम होगा ही नहीं। इसोफेजियल टेम्पोनेट जो है उनको आप इंसर्ट करने से पहले अगर बिना चेक किए डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको इनफ्लेट और डिफ्लेट करो गैस्ट्रिक और इसोफेजियल बैलून को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो डिफेक्टिव नहीं है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि उनको गैस्ट्रिक और इसोफेजियल बैलून को क्या कर दो, असेस करो। बी ऑप्शन जो है, जो तरीका लिखा हुआ है टिप ऑफ दी क्लाइंट नोज टू जीपॉइड प्रोसेस, ये एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने का तरीका है ना। ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसको इंसर्ट करने का से पहले मेजरमेंट लेने का तरीका होता है, इसलिए खोटा जवाब है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसोफेजियल टेम्पोनेट जो है उसको 48 आवर्स के बाद में रिमूव करते हैं, तो 5 से 7 दिन तक उसको नहीं रखते हैं, इसलिए खोटा जवाब हो गया। और लास्ट ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसोफेजियल टेम्पोनेट जो है वो उसमें पोर्ट होता है गैस्ट्रिक सक्शन के लिए, है ना। इसोफेजियल टेम्पोनेट में ऑलरेडी गैस्ट्रिक सक्शन के लिए पोर्ट होता है, तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो खोटे हैं। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले क्या करो, इंसर्ट करने से पहले इनफ्लेट और डिफ्लेट करो, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई डिफेक्ट है तो आप उसको क्या कर देंगे, रूल आउट कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। The physician has ordered lactulose for a client with increased serum ammonia. The nurse knows the medication is having its desired effect if the client experience. फिजिशियन ने ऑर्डर किया लैक्टुलोज नाम की दवाई, और मरीज जो है वो सफर कर रहा है इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, तो उसको आपने लैक्टुलोज दे दिया। अब नर्स जानती है कि ये जो दवाई है इसका डिजायर इफेक्ट जो है वो आएगा तब जब क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस करेगा क्लाइंट, ऐसी क्या चीज एक्सपीरियंस करेगा, तो मेडिकेशन जो है उसका डिजायर इफेक्ट आ जाएगा। इंक्रीज यूरिनेशन, डायरिया, इंक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज वेट। आज के एमसीक्यू सेशन का इजी क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका गलत जवाब देंगे, कोई गलत जवाब नहीं देंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स को आपने राफेल बना दिया साहब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। लैक्टुलोज जो है वो दवाई जो है जब देते हैं तो उसका एक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है डायरिया। लैक्टुलोज डायरिया कराता है, और जिससे अमोनिया का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैक्टुलोज का संबंध जो होता है वो ना तो यूरिनेशन से है, ना एपेटाइट से है, ना वजन के कम होने से है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। लैक्टुलोज का सीधा संबंध डायरिया कराने से है, और जो भी कंटेंट है उनको बाहर निकालने से है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, NNI, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग वाला ये लोगों के साथ में एक ऐप वहां पे दिखेगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है, इंस्टॉल कर दीजिए इस ऐप को और रंग जाइए नोबल के संग। एक बेहतरीन ऐप जिसमें बेहतरीन फीचर्स, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स जो इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करो, ऐप को समझे, और इन फ्यूचर ऐप में आने वाले डिफरेंट टाइप के जो भी मॉड्यूल्स रहते हैं, जो भी यहाँ पे आपको एजुकेशन से संबंधित जो जो चीजें डिलीवर की जाएगी, उन चीजों का फायदा उठाने से बिल्कुल ना चूके।
एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का 2 डेज का फ्री डेमो क्लास हो चुका है और 1 और 2 फरवरी को ये डेमो क्लास था। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा ट्रस्ट आप लोगों ने दिखाया। इस विश्वास के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। नोबल टीम के संग जुड़ने वाले हर एक उस स्टूडेंट को नोबल टीम जो है वो तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है। कुछ लोग किसी कारण से डेमो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो वो भी नोबल टीम के संग जुड़ सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, टाइम नोट कर दीजिएगा, 2:30 टू 5:30 बैच का टाइमिंग है। तो इस टाइम में आए, बैठे, समझे नोबल का क्या मोटो है, क्या लेके चल रहे हैं और किस तरीके का स्टडी मटेरियल वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 2:30 टू 5:30 इवनिंग बैच ऑफलाइन क्लासेज स्टार्टेड। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। बहुत सिंपल एड्रेस। तो जुड़ जाइए नोबल के संग और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। बस विश्वास बड़ी चीज है, अच्छा करेंगे, अच्छा होगा और बेहतरीन कर पाएंगे। आगे लेके चलता हूं, तो दोनों काम जरूर करिए। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी को अप्रोच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद में आप असेस कर रहे हो एक क्लाइंट को और नर्स ने नोट किया है कि जो क्लाइंट का फंडस है साहब वो कैसा हो चुका है, बोगी। नर्स का अगला एक्शन क्या रहेगा? आपने मरीज को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है असेस किया और आपने देखा कि पेशेंट का जो फंडस है वो कैसा हो चुका है, बोगी। तो आपका अगला एक्शन क्या रहना चाहिए एज ए नर्स? नेक्स्ट एक्शन, फर्स्ट है आप ब्लडर के डिस्टेंशन को असेस करेंगे। सेकंड, आप फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। थर्ड है आप जेंटली मसाज करेंगे फंडस का। और लास्ट है आप एडमिनिस्टर करेंगे पेन मेडिकेशन। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। डिलीवरी के बाद में फंडस जो है वो कैसा है, बोगी है। फंडस कैसा है, बोगी है। बोगी फंडस जो है वो प्रॉब्लमेटिक इश्यू है और वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने का इंडिकेशन है। तो फंडस में आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाने पड़ेंगे और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है फंडस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होवे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होवे, वो कॉन्ट्रैक्ट होवे, उसमें हम मदद करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए हमें जो करने वाला एक्शन है वो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इट्स सी। जेंटली हम क्या करेंगे, फंडस की मसाज करेंगे, यूट्राइन मसाज। जेंटली फंडस की मसाज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ए इनकरेक्ट है क्योंकि यूट्रस जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस, सॉरी, ब्लैडर अगर डिस्टेंडेड होएगा तो यूट्रस जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट जो है वो मसाज होता है फंडस का, फिजिशियन को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। और डी इनकरेक्ट है क्योंकि यूट्राइन रिलैक्सेशन जो है वो पेन से संबंधित नहीं होते हैं, है ना, पेन की मेडिकेशन लगाने से यूट्रस रिलैक्स नहीं होगा। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आप जेंटली अगर मसाज करो, अगर आप जेंटली मसाज करो तो फंडस जो है वो बोगी नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको जेंटल मसाज वहां पे काम में लेनी होती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विच ब्रेकफास्ट सिलेक्शन इज सुटेबल फॉर द क्लाइंट ऑन हाई फाइबर डाइट? एक मरीज है जिसको हाई फाइबर, तो कौन सा ब्रेकफास्ट जो है वो हाई फाइबर डाइट के लिए सूटेबल है? कौन सा ब्रेकफास्ट का सिलेक्शन जो है वो सूटेबल है हाई फाइबर डाइट के लिए क्लाइंट में? डेनिस पेस्ट्री, टोमेटो जूस, कॉफी एंड मिल्क, ओट मिल्क, ग्रेप ग्रेप फ्रूट, कॉफी एंड मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, टोस्ट, जाम एंड मिल्क, स्क्रैम्बल्स, एग, बेकन टोस्ट एंड कॉफी। फटाफट से जवाब लिखिएगा। हाई फाइबर डाइट कौन से ब्रेकफास्ट मटेरियल में हाई फाइबर डाइट होती है? 4 तरीके का ऑप्शन है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। किसके अंदर सबसे ज्यादा फाइबर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आप फाइबर के बारे में आपने कभी सुना सुना तो सबसे ऊपर ही ऊपर नाम आता है ओटमील। सबसे ऊपर ही ऊपर नाम आता है ओटमील, ग्रेप फ्रूट, वेज, कॉफी एंड मिल्क, ये सारे के सारे हाई फाइबर डाइट के कंपोनेंट है।
ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। तीनों ही में फाइबर जो है वो लेस होता है, हाई नहीं होता है। हाई फाइबर किन में पाया जाएगा? ओट मील के अंदर, है ना, ग्रेप फ्रूट के अंदर, कॉफी के, मिल्क के अंदर। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A male client is admitted with a tentative diagnosis of Hodgkin's lymphoma. The clients with Hodgkin's lymphoma commonly reports. एक मरीज है, टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या बना है? हॉडकिंस लिम्फोमा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हॉडकिंस लिम्फोमा का मरीज है उसमें कॉमनली क्या चीज रिपोर्ट होती है? फर्स्ट है फाइंडिंग एनलार्ज नोड इन द नेक व्हाइल सेविंग। सेकंड है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अपॉन अराइजिंग। थर्ड है पटेची एंड इजी ब्रूजिंग। और लास्ट है फ्रीक्वेंट पेनलेस हिमेचूरिया। चार कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। हॉडकिंस लिम्फोमा का पेशेंट है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है हॉडकिंस लिम्फोमा। तो क्या चीज कॉमनली आप रिपोर्ट करेंगे हॉडकिंस लिम्फोमा वाले मरीज के अंदर? कॉमनली रिपोर्टेबल चीज क्या रहेगी हॉडकिंस लिम्फोमा वाले मरीज के अंदर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। हॉडकिंस लिम्फोमा का जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के अंदर कॉमनली इनिशियली जो कॉमन जो फाइंडिंग वहां पे देखने को मिलेगी वो रहती है कि उन मरीजों के अंदर जो नेक वाला एरिया होता है उस नेक के एरिया के अंदर जो लिम्फ नोड रहती है वो एनलार्ज देखने को मिलेगी। जब आप सेविंग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नेक वाला एरिया है वहां पे लिम्फ नोड जो है वो क्या है? एनलार्ज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। सेविंग के समय नेक की लिम्फ नोड जो है वो क्या हो चुकी है? एनलार्ज हो चुकी है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अराइजिंग के समय जो बी ऑप्शन में है वो ब्रेन ट्यूमर के साथ में एसोसिएटेड है, इसलिए खोटा जवाब है ना। अराइजिंग के समय प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना ब्रेन ट्यूमर और इंक्रीज आईसीपी के साइन होते हैं, तो ये इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। सी इनकरेक्ट है क्योंकि ल्यूकेमिया जो है उसमें पटेची और इजी ब्रूजिंग होती है, हॉडकिंस लिम्फोमा में नहीं, इसलिए ल्यूकेमिया में देखने को मिलेगा। और ऑप्शन डी जो है वो रीनल कैंसर के साथ में एसोसिएटेड है। फ्रीक्वेंट पेनलेस इमेचूरिया जो होता है वो रीनल कैंसर में होता है। तो ये रीनल कैंसर है ना, या रीनल सेल कार्सिनोमा आप कह सकते हो, ये ल्यूकेमिया से संबंधित है और ये ब्रेन ट्यूमर से संबंधित है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with acquired immunodeficiency syndrome has begun treatment with pentamidine. The nurse recognized that the medication will help to prevent. एड्स का पेशेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी है मरीज को, पेंटामाइडिन दवाई वहां पे शुरू कर दी है। नर्स जानती है कि ये दवाई हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में। क्या चीज? कैंडिडा एल्बिकेंस, निमोसिस्टिक कैरिनी, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, साइटोमेगेलो रेटाइनाइटिस। फटाफट से जवाब लिखिएगा, थोड़ा मुश्किल है, फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है। पेंटामिडिन दवाई के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। पेंटामिडिन दवाई किसको प्रिवेंट करने में काम में लेते हैं? तो आपको याद रखना है पीसीपी के बारे में। कंसेप्ट एक ही है, सांस है तो आस है, और सांस से संबंधित बीमारी एचआईवी वाले मरीज के लिए, एड्स वाले मरीज के लिए जानलेवा होती है। तो निमोनिया बड़ी प्रॉब्लम है और एचआईवी वाले मरीज का कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी। न्यूमोसिस्टिस कैरिनी जो है ये निमोनिया खतरनाक वाला निमोनिया है जिसको प्रिवेंट करने के लिए पेंटामिडिन दवाई देनी पड़ेगी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स वाले मरीज को। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेंटामिडिन जो दवाई है वो न्यूमोसिस्टिक निमोनिया जो है उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। पीसीपी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन, पीसीपी न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, इसको प्रिवेंट करने के लिए दवाई काम में ली जाएगी। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि पेंटामिडिन दवाई का रोल कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोस्पोरियोडिसिस और साइटोमेगलो रेटाइनाइटिस से में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। During a well baby visit, the mother asked the nurse when the soft spot on the front of her baby's head will close. The nurse should tell the mother that the anterior fontanelle normally close by the time the baby is
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेल बेबी क्लिनिक में विजिट कर रहे हो, मदर से आप पूछ रहे हो कि जो सॉफ्ट स्पॉट है उसके बेबी के हेड के ऊपर वो क्लोज हो गया है। तो आप एज ए नर्स मदर को क्या समझाएंगे कि जो एंटीरियर फोंटनल है वो नॉर्मली कब क्लोज हो जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, क्लोज होने का टाइम पीरियड क्या रहता है। फर्स्ट है 4 to 6 मंथ, सेकंड है 7 to 9 मंथ, थर्ड है 10 to 12 मंथ, फोर्थ है 12 to 18 मंथ। कौन सा टाइम पीरियड रहता है एंटीरियर फोंटनल के क्लोज होने का। किसी भी इंडिविजुअल का ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी, आराम से जवाब देने जैसा क्वेश्चन। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो फोंटनले होते हैं, दो फोंटनले होते हैं। पोस्टीरियर फोंटनले जो है उसकी क्लोजिंग, पोस्टीरियर फोंटनले जो होता है उसकी क्लोजिंग पहले होती है और एंटीरियर फोंटनले की क्लोजिंग बाद में होती है। ये छोटा होता है इसलिए 6 वीक पे क्लोज हो जाता है, और ये बड़ा होता है इसलिए 1.5 मंथ, 1.5 1 ईयर एंड सॉरी 1 ईयर एंड 6 मंथ, है ना, 1.5 ईयर, है ना, 6 वीक बोलो या 1.5 मंथ बोलो, और वो होता है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर जो है वो लिखा हुआ है 12 to 18 मंथ, 1 साल से 1.5 साल। ये एंटीरियर फोंटनले के क्लोज होने का टाइम पीरियड रहता है, और पोस्टीरियर फोंटनले जो होता है उसका क्लोज का टाइम है 6 वीक या 1.5 मंथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी। ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सही टाइम पीरियड है पोस्ट एंटीरियर फोंटनले के क्लोज होने का, है ना, 12 to 18 मंथ ऑफ एज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, प्ले स्टोर पे जाइए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टाइप करिए, 5 स्टार रेटिंग वाला ये लोगो वाला ऐप आपको वहां पे दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, रेटिंग देना ना भूले ऐप को, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव ऐप के अंदर लिखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टू सक्सेस। नोवल इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन ऐप फीचर लेके आया है, ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म, एमसीक्यूज का प्लेटफॉर्म, वहां पे डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज वहां पे चलेगी। तो इन सब चीजों से जुड़ने के लिए नोबल टीम के संग रंग जाइए। और दूसरा, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, रेगुलर इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है डेमो क्लास के साथ में, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए। और एड्रेस है इसका लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, जोधपुर। इवनिंग बैच है, 2:30 से बैच स्टार्ट है, जल्दी से अप्रोच करिए और जुड़ जाइए नोवल के संग, एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट रिसीव करने के लिए सक्सेस का। तो ये दो इंपॉर्टेंट सूचना, ऐप को इंस्टॉल करें और नोवल के ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जल्दी से जुड़ जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप नोवल के संग है, आप एक इम्पोर्टेंट जगह पे है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।